सभा की कार्रवाई होगी। सदन में अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी, जिसके बाद उसे पारित किया जाएगा। इसके अलावा महालेखाकार की रिपोर्ट सदन के पटल पर भी रखी जानी है। आंदोलनरत पुलिसकर्मियों पर हुए लाठीचार्ज सहित कई मुद्दों पर सदन की कार्यवाही आज हंगामेदार होने के आसार हैं। क्या कुछ रहेगा आज सदन की कार्यवाही में, खास जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता भुवन किशोर झा। 2 दिनों के अवकाश के बाद एक बार फिर आज सदन की कार्यवाही शुरू हो रही है। आज सदन में कहीं न कहीं मानसून सत्र के दौरान जो अनुपूरक बजट पहले दिन पेश किया गया था, उस पर चर्चा होगी और उसे पारित किए जाने की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावे महालेखाकार की रिपोर्ट भी सदन के पटल पर रखा जाएगा। पिछले दिनों पुलिस कर्मियों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर विपक्ष आक्रामक होता हुआ दिखेगा सदन में, और इसके लिए पूरी तैयारी की गई है। कहीं न कहीं सरकार इस मामले में जवाब देती हुई दिखेगी। कैमरा पर्सन अमित के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज 18 रांची। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि सरकार सदन में विपक्ष के सारे सवालों का जवाब देने को तैयार है। वहीं बीजेपी विधायक अनंत ओझा ने आरोप लगाया है कि सरकार जन विरोधी फैसले ले रही है। उन्होंने आज के सुलगते सवालों को सदन में उठाने की बात कही। और पाकुड़ से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां पर करंट लगने से 2 मजदूरों की मौत हो गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त झारखंड के पाकुड़ से आ रही है। करंट लगने की वजह से 2 मजदूरों की मौत हुई है। बिजली तार की चपेट में आने से यह हादसा हुआ। मुफस्सिल थाना के हरिगंज गांव की यह घटना है। वहीं परिजनों ने मौत के बाद पोस्टमार्टम नहीं कराया। पूरे मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुट गई है। कृषि बिल का विरोध करते हुए झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने इसे कृषि का निजीकरण करार दिया है। उन्होंने केंद्र सरकार के कदम को कृषि को ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में सौंपने जैसा बताया। वहीं सरकार में शामिल दल इसके विरोध में उतर आए हैं, तो बीजेपी के नेता इसे किसान हित में बड़ा कदम बता रहे हैं। उनको समझना चाहिए कि किसान इस देश की आत्मा है। कुछ भी हो, किसानों का यदि निजीकरण करने का प्रयास किया गया तो उसका विरोध सड़क से सदन तक केंद्र में होगा। बिल्कुल, उसको स्टैंडिंग कमेटी में आपको चर्चा करना था। पार्लियामेंट में स्टैंडिंग कमेटी डिपार्टमेंटल हैं, जिसमें कांग्रेस के भी मेंबर हैं, बीजेपी के भी मेंबर हैं। उन सब चीज़ों को लाना था। अचानक देश के सामने इतने संवेदनशील मुद्दों को लाकर किसानों को भी निजीकरण का भेंट चढ़ाने का क्या ज़रूरत थी? अभी देश में और सारी समस्याएं हैं। ये तो इनका ये चेहरा उजागर करता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के राह पर चल रहा है। तो क्या लगता है झारखंड की सरकार, महागठबंधन की सरकार, हेमंत जी की सरकार हवा पर काम नहीं करेगा, धरातल पर काम करते हैं। यदि किसान का धरातल पर यदि उसका बिल है नहीं है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी उसका विरोध कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को हठधर्मिता छोड़ करके प्रदेश के किसानों के हित में इस विधेयक को लागू करना चाहिए, इसलिए कि जिनके साथ गलबहिया डाल करके उनकी सरकार चल रही है, उस दल ने भी अपने घोषणा पत्र से लेकर के और अपने शासन सत्ता में इसको लागू करने की बात की है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों की चिंता होती है। जब भी कोई इस तरह का मसला आता है, किसानों ने क्या मांग की थी इस तरह की? अगर कोई उनके पास इस मांग की कॉपी है तो उनको बताना चाहिए। उनके सांसदों से कोई प्रतिनिधिमंडल मिला हो और कहा हो इस बिल को पास कीजिए। कृषि बिल को लेकर कई तरह के अफवाह को फैलाया जा रहा है, जबकि हकीकत कुछ और ही है। आइए आपको कृषि बिल से जुड़े हुए झूठ और सच के बारे में बताते हैं। बताया जा रहा है कि कृषि राज्य सूची में है, लिहाजा केंद्र सरकार का कृषि बिल पूरी तरह से गैर कानूनी है। जबकि सच यह है कि संविधान की 7वीं अनुसूची के मुताबिक केंद्र सरकार राष्ट्रीय हित में कृषि पर कानून बना सकती है। दूसरा झूठ यह कि यह बिल पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए है, जबकि सच यह है कि बिल में किसानों की आय अधिकतम करने समेत कई लाभकारी प्रावधान हैं।
वहीं तीसरा झूठ, ये बिल कृषि उपज विपणन समिति यानी कि एपीएमसी कानून के अधिकारों पर हमला है, जबकि सच्चाई ये कि ये बिल एपीएमसी के अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता बल्कि कानून से बाहर जाकर अतिरिक्त व्यापार की अनुमति देता है। चौथे झूठ की बात करें तो बिल किसानों को कोई सुरक्षा नहीं देता और इसीलिए किसान विरोधी हैं, जबकि सच्चाई ये कि किसानों को एमएसपी की सुरक्षा मिलती रहेगी, साथ ही किसान उत्पाद बिक्री के लिए कंपनियों से समझौते कर सकेंगे। पांचवा झूठ, ये बिल किसानों को एमएसपी के जाल से निकालने की साजिश है। वहीं सच्चाई ये कि कृषि बिल के बाद भी एमएसपी जारी रहेगा, साथ ही किसानों को अतिरिक्त व्यापारिक अवसर मुहैया कराएगा। और रांची के मोरहाबादी मैदान में सहायक पुलिसकर्मी जो हैं वो लगातार डटे हुए हैं और आंदोलन उनका जारी है। कल पीएचईटी मंत्री के साथ दूसरे दौर की वार्ता के बाद भी मांगों पर कोई सहमति नहीं बन पाई। कल की वार्ता के बाद मंत्री ने कहा कि सरकार उनकी मांगों पर विचार कर रही है, साथ ही उनके मामलों को अनुबंध पर काम कर रहे कर्मचारियों के मामले पर विचार के लिए बनी कमेटी में भेजने की मंजूरी भी दी गई है। अनुबंध और मानदेय बढ़ाने की बात सरकार मान रही है, लेकिन सहायक पुलिसकर्मी सेवा स्थायी करने की मांग पर डटे हुए हैं और मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान कर रहे हैं। तो सीधी बहाली की मांग को लेकर रांची के मोरहाबादी मैदान में सहायक पुलिसकर्मी पिछले 10 दिनों से यूं ही डटे हुए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। टेंट और तंबू में 10 दिनों से ये सहायक पुलिसकर्मी इसी तरह अपनी नाराजगी को जाहिर कर रहे हैं। मांग पर सरकार का कहना है कि नियमितीकरण को छोड़कर बाकी सभी मांगों को मानने के लिए सरकार तैयार है। नियम के अनुसार शायद नहीं होगा, पूरा जानकारी तो नहीं है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी उसमें अपने खुद देख रहे हैं, इसमें हमको बोलने का जरूरत नहीं है। खुद इस मामले में मुख्यमंत्री जी सीरियस हैं। जिस प्रकार से वो जो वादे करके आए थे, इन सहायक पुलिसकर्मियों को अस्थायीकरण नियमितीकरण करने की दिशा में काम शुरू करना चाहिए, न कि उन्हें लाठी डंटों से पीट करके। उस प्रदेश के लिए उन लोगों ने भी खून पसीना बहाया है, इसलिए उन्हें नियमितीकरण करने की दिशा में सरकार को काम शुरू करना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ऐसे कई काम करके गई है जो हमेशा के लिए सिरदर्द साबित होगा। जब भी फोर्स में आप कोई नियुक्ति करते हैं तो पूरे तरीके से करनी चाहिए। जिस तरीके से किया गया है उसमें नियमितीकरण मुश्किल प्रतीत होता है। प्रारंभिक शिक्षक संघ आज शिक्षा मंत्री से मिला और इस दौरान 3 सूत्री मांगों पर शिक्षा मंत्री से वार्ता की गई है। मुलाकात के बाद प्रारंभिक शिक्षक संघ ने वार्ता को सकारात्मक बताया। वहीं शिक्षा मंत्री ने शिक्षकों की मांग पर विचार के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया है। प्रमुख आज का विषय था, जिसमें पहला था अंतर जिला सामूहिक अवसर प्रदान करने के लिए, दूसरा था सेवा संपुष्टि का। ये कहे कि अधिकारियों को मैंने पहले ही कह दिया है, अगर नहीं हुआ है तो आप लोग शिक्षक हैं, आप लोग का दायित्व बनता है कि आप लोग प्रेशर बना के इस कार्य को करें। अब तीसरा बात महत्वपूर्ण था ग्रेड 4 से वाली, तो उस पर बोले कि जो नियम संगत है वही हम काम करेंगे। भूत लक्ष्मी को हम नहीं जानते हैं, भूत प्रेत को हम नहीं जानते हैं, हम जानते हैं जो विभाग का नियमावली है उसके अनुसार से अगर आप सीनियर होंगे तो आप होंगे, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। औपचारिक भेंट करने आए थे, कुछ मांग पत्र देने आए थे, मांग पत्र ले लिए हैं। यदि नियमानुसार उसका मांग पत्र होगा तो उसको किसी का कुछ कहने का जरूरत नहीं, उसको मांग मिलेगा। जमशेदपुर पूर्वी विधायक सरयू राय के भारतीय जन मोर्चा के ऑफिस में देर रात अपराधियों ने फायरिंग की। इस फायरिंग में पार्टी के सीताराम टेरा मंडल अध्यक्ष बाल बाल बच गए हैं। फायरिंग के बाद बाइक सवार 2 अपराधी यहां से फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस फिलहाल इस मामले की तहकीकात में जुट गई है। पुलिस ने मौके से एक खोखा बरामद किया है और बताया जा रहा है कि गोली चलाने वाले युवक और मंडल अध्यक्ष के बीच मामूली विवाद हुआ था, जिसके बाद मामला शांत करा दिया गया। पुलिस अब इस मामले की जांच में जुटी है। डेरा थाना नगर तारापुर स्कूल के सामने में गोली चलने की सूचना मिली थी, जिसपे पुलिस हर एक पहलू पे अनुसंधान कर रही है। अनुसंधान के उपरांत ही इस बिंदु पर हम लोग पहुँचेंगे कि गोली किसके द्वारा चलाई गई है। बृहद रूप से अभी अनुसंधान चल रहा है, सीसीटीवी कैमरा संभाला जा रहा है, उसके बाद हम लोग इस निष्कर्ष में पहुँच पाएंगे कि गोली किसके द्वारा चलाई गई। अभी विवाद का कोई वजह पता नहीं चल रहा है, अनुसंधान के उपरांत ही इस पर हम लोग निर्णय ले पाएंगे। कितना राउंड गोली चली है सर?
2 राउंड गोली चलने की सूचना मिली है, जिसमें एक खोखा घटनास्थल से प्राप्त किया गया है। सिमडेगा के बुलवा प्रखंड में जंगली हाथियों के आतंक से ग्रामीण परेशान हैं। यहां पिछले 18 महीने से जंगली हाथियों ने अपना डेरा जमा लिया है। लगातार हाथियों के उत्पात की खबरें सामने आने के बाद डीएफओ ने बुलवा प्रखंड का दौरा किया। साथ ही ग्रामीणों से सभी रक्षा समितियों के खाते में जमा 20 लाख रुपए के उपयोग पर जागरूक किया उन्हें। डीएफओ ने हाथियों को भगाने के लिए टॉर्च, मशाल सहित दूसरे सामानों की खरीद करने की भी अपील की। वहीं हाथियों की सुरक्षा के लिए हाथी कॉरिडोर बनाने के लिए प्रयास जारी रहने की बात कही। आपको बताते चलें कि सिमडेगा के बुलवा इलाके में 3 अलग अलग जगह हाथियों का झुंड मौजूद है, जिससे लोग दहशत में हैं। का मेन मकसद हमारा यही था कि जो हाथी प्रभावित गांव है यहाँ पर हमारे वहाँ के लोगों को जागरूक करना, उनको ये बताना है कि उनके समिति के अकाउंट है। यहाँ पर हमारे बुलवा रेंज में 8 समितियाँ हैं जिनके अकाउंट में पैसा जमा है। ये लोग जनरली देखते हैं कि इनएक्टिव है, पैसा नहीं, इसी के लिए एक्टिवेट करने आए हूँ। 2 साल से यहाँ समिति के अकाउंट में पैसा जमा है, लेकिन कोई पैसा नहीं निकल रहा है। लोग कोई मांगता है, कोई आया फ़ोन किया कि हमको 2 टॉर्च की ज़रूरत है, हम 3 टॉर्च की ज़रूरत है। इससे बेहतर होगा कि ग्रामीण खुद डिसाइड करें कि हमको कितने टॉर्च की ज़रूरत है, वो खरीद के अपने पास रखें और समिति से पैसा निकाल लें। समिति में अगर फिर पैसा की ज़रूरत होगी तो हम सरकार से पैसा मांगेंगे और जमा कर देंगे। रांची के पुलिस लाइन के पास बने पुलिस गेस्ट हाउस में गैंगरेप मामले पर राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। राज्यपाल ने बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष रूपा कुमारी को तलब किया और उनसे घटना की पूरी जानकारी ली। वहीं राज्यपाल ने डीजीपी को भी दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। राज्यपाल ने इसे शर्मनाक और निंदनीय घटना बताया। मामले में आरोपी एएसआई को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। बयान की कॉपी में जो बच्ची ने हमारे सामने जो बयान दिया, उसमें प्रतीत होता है कि ये पोक्सो का मामला है, लेकिन इस मामले में जो अभियुक्त जेल में है, जिनको जेल भेजा गया है, वो 366 के तहत उनको जेल भेजा गया है। उनके पास जो बयान हुआ और वो कहीं भी उनकी संजीदगी को, बयान में लिखी गई बातों को जब एफआईआर के रूप में पुलिस जब उसको नहीं इम्प्लीकेट कर रही है, और इतना समय हो गया है, 1 महीना हो गया है इस केस में, और ये पूरा मामला क्या है हम अपने दर्शकों को बताते चलें तो 12 अगस्त को पुलिस गेस्ट हाउस में गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया था। 14 साल की छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। सीडब्ल्यूसी की पूछताछ में छात्रा ने इस बात का खुलासा किया। अपने दोस्त विपुल से मिलने गेस्ट हाउस ये छात्रा पहुंची हुई थी। पीसीआर कर्मी ने विपुल को बाहर भेजकर छात्रा के साथ दुष्कर्म किया। लौटने पर दोस्त विपुल ने भी इस छात्रा के साथ रेप किया। 13 अगस्त को पिता ने अपहरण का केस दर्ज कराया। 14 अगस्त को छात्रा बरामद की जाती है। दोनों आरोपियों को हालांकि गिरफ्तार कर लिया गया। सीडब्ल्यूसी की पूछताछ में गैंगरेप का खुलासा हुआ तो सीडब्ल्यूसी ने राज्यपाल को गैंगरेप की पूरी जानकारी दे दी है। और साहिबगंज में 6 नए गंगा घाट बनाए जाएंगे। साहिबगंज से बिहार और राजमहल से पश्चिम बंगाल जाने के लिए मालवाहक और यात्री जहाजों के परिचालन का प्रस्ताव है। अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की ओर से ये गंगा घाट बनाए जाएंगे। प्राधिकरण की ओर से केंद्र सरकार की कई परियोजनाओं का संचालन किया जाना है, जिसके लिए जल्द ही भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया भी शुरू होगी। प्रचार हुआ है और विभाग के द्वारा ये 6 नए घाट जो अंतर्राज्यीय घाट हैं, उनमें हमारे 4 घाट है जो बिहार से, झारखंड से बिहार में संचालित होंगे और 2 घाट है जो झारखंड से पश्चिम बंगाल के लिए संचालित होंगे। इन 6 घाटों के लिए जो हमारे क्षेत्र में पड़ते हैं, झारखंड में तो साहिबगंज जिले में, यहाँ पे इनके लिए जेटी का निर्माण किया जाना है जो IWI के द्वारा डेवलप किया जाएगा। अगली खबर घाटशिला से, जहां पर गालूडी के कैशरपुर में आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर शोभा की वस्तु बनकर रह गई है। हाल ये है कि अब यहां लोग आयुष्मान भारत को लेकर इलाज कराने नहीं आते। ये सेंटर उप स्वास्थ्य केंद्र की तरह ही चलता है। 2 साल पहले पीएम मोदी ने इस सेंटर का ऑनलाइन उद्घाटन किया था। ग्रामीणों को उम्मीद थी कि लोगों को स्वास्थ्य सेवा का लाभ हासिल होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस केंद्र में दवाएं तक उपलब्ध नहीं है, जिससे बीमार पड़ने पर घाटशिला सरकारी अस्पताल ही लोगों के पास एकमात्र सहारा बचता है।
बहुत उम्मीद था, लेकिन जैसे होता है दिखावा टाइप का हुआ था बस, और कुछ नहीं, खाली दिखावा हुआ और उसके बाद तो कुछ हुआ नहीं अभी तक इसका कुछ लाभ। किसी को शायद 2-1 आदमी को मिला होगा कि नहीं मिला, उतना भी मेरा गांव तो नरसिंहपुर पड़ता है, लेकिन वहां से अभी तक तो किसी को इसका लाभ नहीं मिला आयुष्मान का। और उद्घाटन के बारे में ये कहना है कि यहाँ पर सब सुविधा हम लोग नहीं दे पाते हैं। हम लोग पेशेंट को ऑब्जर्व करके उन्हें हम लोग पीएचसी में भेज देते हैं। पीएचसी से वो अपना जहाँ भी जाना चाहते हैं या जहाँ उनका ठीक लगे काम, अपना ऑपरेशन वगैरह जो भी कराना चाहते हैं वहाँ से उन्हें रेफ़र किया जाता है। उनका कार्ड वगैरह लिया जाता है आयुष्मान